नमस्कार, मैं प्रतीक पटनायक स्वागत करता हूं आपका धमतरिया के गोट में एक बार फिर। और युवागढ़ के एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस बार जो मेहमान है वो बहुत ही खास हैं और इन्होंने धमतरी को एक अलग पहचान दी है। आप सभी इनसे परिचित हैं। दीपाली कलिहारी इनका नाम है। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा दीपाली कलिहारी जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं फिर भी एक दफ़ा चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। मैं दीपाली कलिहारी कृष्ण संगीत महाविद्यालय में एज ए टीचर हूँ। वहाँ पे कथक डिपार्टमेंट संभालती हूँ और बस यही मेरी एक पहचान है। दीदी, कथक डिपार्टमेंट मतलब कथक की बात की जाए, क्लासिकल डांस की बात की जाए तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्लासिकल डांस की तरफ आपका रुझान कब हुआ कि आपको कब लगा कि मेरे को इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए? या जब मैंने कथक क्लासिकल के बारे में जानना स्टार्ट किया, देखो वेस्टर्न जो है वो सभी जानते हैं, है ना, बट क्लासिकल क्या है, मंदिरों से आया है, ये बात किसी को नहीं पता है। जब लोग जानना स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में रुचि दिखाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पहले कथक के बारे में जानना स्टार्ट की कि कथक है क्या चीज़। एक्चुअली मुझे तो फॉर्म पता था कि मुझे डांस ही करना है, बट क्या करना है मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। फिर फाइनली मैंने कथक के बारे में देखा, उसको बार बार देखा, जो डांस करते थे उनको फॉर्म को देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं उसको एक बार सोचने लगी कि भाई इसमें क्या हो सकता है और क्या है, ये आया कहाँ से है। तो मुझे पता चला कि कथक जो फॉर्म है वो मंदिरों से आया है। मतलब इसका सीधा सीधा एक फॉर्म बोला जाए तो कथा करे सो कथक कहावे। तो पहले के लोग कैसे करते थे ना, कथा कहते थे। तो अब जब लोग बोर हो रहे हैं, है ना, अब सिर्फ कहने में कैसे ना एकदम प्रॉपरली बैठता नहीं है ना एक दूसरे का, तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि कथा के साथ में एक नृत्य का आरंभ किया। ठीक है, तो नृत्य के द्वारा उसको जब दिखाया गया, कहानी को बताया गया, तो वो कहलाया कथक। तो इस प्रकार वो जब मैं जानी कि भाई ये तो मंदिरों से आया, ये एकदम शुद्ध है, जबकि हमारा ही है, हमारा धरोहर है, ये हमारा भारतीय संस्कृति है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि मैं ये सीखूं। एजुकेशन की बात करेंगे दीदी, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एजुकेशन कहाँ से किया और अब तक कितनी पढ़ाई आप कर चुकी हैं? मैंने वैसे तो 12th तक के यहाँ पे धमतरी पे ही की हुई हूँ और उसके बाद में फिर खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विद्यालय, वहाँ से मैंने एमए किया है। एमए मैंने प्राइवेट दिलाया है और उसमें मेरी बहुत बड़ा मतलब जो हेल्पिंग हैंड है वो एक तो विश्वजीत चक्रवर्ती सर है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है, एंड प्रिया श्रीवास्तव है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, गाइड किया है। और मेरे कुछ 2-4 फ्रेंड सर्कल थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है। एंड स्पेशली संगीत विद्यालय से वीरेंद्र सर, वो मुझे परमिशन देते थे कि तुम जाओ, अगर कुछ लगे तो मुझे बताओ। तो एक तरीके से बोला जाए तो अगर मुझे प्रमोट करने के मेन अगर मैं बोलूँ तो वीरेंद्र सर ही हैं। वीरेंद्र सर ने काफ़ी कुछ किया है मेरे लिए। परिवार का सहयोग बहुत मायने रखता है दीदी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने में। तो आपके परिवार को जब पता चला कि आप इस क्षेत्र में आगे जाना चाहती तो उनका कैसा रिएक्शन रहा था? स्टार्टिंग में तो पापा मना कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने कहा पापा मैं 1 साल करके देख रही हूँ, अगर 1 साल में अगर मैंने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर पाई तो फिर मैं छोड़ दूँगी ये चीज़, क्योंकि मैंने अपना पढ़ाई छोड़ के ये चूज़ किया ना। तो इसलिए पापा का कहना ये था कि आप पहले पढ़ाई कर लो फिर ये सब करो। तो मेरा ये बोलना था कि पापा मेरा पढ़ाई में जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं वो कैसे करूँ, मुझे ये करना है। तो पापा ने कहा ठीक है करके देखो। तो फिर घर वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया मुझे अच्छे से। फिर 1 साल में हमने रायपुर से संभाग का जो था ना राज्य स्तरीय वाला, वो कंपटीशन मैंने फर्स्ट ईयर में ही क्लियर किया था। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है एक हमारे यहाँ, यूथ फेस्टिवल में धमतरी से फिर रायपुर में पूरे सभी जोन से आते हैं, है ना, सॉरी जोन नहीं, इन द सेंस राज्य से आते हैं, पूरे राज्य के आते हैं। फिर वहाँ से सिलेक्ट होके हमको लेके जाया जाता है नेशनल के लिए। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई। तो पापा को भी थोड़ा सा लगा कि भाई हाँ ठीक है लड़की अच्छा कर रही है, घर वालों को भी मिला कि भाई नहीं ठीक है ग्रोथ अच्छा कर रही है। तो उनको समझ में आया कि नहीं इसका इंटरेस्ट इसी में है। तो फिर मेरे पूरे घर वालों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। वर्तमान परिवेश में या फिर अभी कहें जो युग चल रहा है उसमें देखा जाता है कि बच्चे हो या फिर बड़े हो,
हालांकि शैलियाँ बहुत हैं नृत्य की, मैं ये नहीं कहता कि कोई शैली सही है कोई शैली गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लासिकल जो शैली है, कहना चाहिए शास्त्रीय जो शैली है, वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्यों ऐसा हो रहा है कि शास्त्रीय शैली को छोड़कर लोग जो है वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली विलुप्त हो रहा है जी। लेकिन अगर आप विदेशों में जाओगे तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप अगर YouTube खोलोगे तो कई आपको ऐसे विदेशी मिलेंगे, है ना, जो कथक को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन वो मतलब इंडिया आके सिर्फ इसको सीखने के लिए आते हैं। तो ये एक मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ों को वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि लोगों को ना दूर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। अपनी चीज़ों को वो कंप्लीट जाने बिना दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जितने भी इंडियन क्लासिकल फॉर्म से हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हमारी संस्कृति को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। सवाल वही रहेगा कि यूथ जो है, यूथ शास्त्रीय शैलियों को चुनने के बजाय वेस्टर्न शैली पे ज़्यादा फोकस करता है, कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहता, माफ़ी चाहूँगा, ऐसा मानते हैं यूथ आज के डेट में कि यूथ की ऐसी मेंटलिटी हो गई कि ये शास्त्रीय शैली उतनी ज़्यादा नहीं चलेगी या फिर शास्त्रीय शैली से क्या ही मिलेगा, इस टाइप का मेंटलिटी डेवलप हो रहा है बच्चों में। ये क्यों हो रहा है? देखो, एक चीज़ तो मैं ये भी बोलूँगी, ये संस्कार भी है ना। घर में जैसा आपको संस्कार मिलेगा आप वैसे ही करोगे। अगर आपके घर में ज़्यादा विदेशी चीज़ों को या फिर बाकी की चीज़ों को ज़्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और उन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा जा रहा है, तो बच्चे वही देखेंगे। तो इंटरेस्ट भी उनको किस में आएगा? उन्हीं में आएगा। अगर हम छोटेपन से ही, जैसे मेरे यहाँ मेरी भतीजी है, उसको मैंने स्टार्टिंग से ही अभी क्या सिखाया है ना कि बेटा आपको क्लासिकल सीखना है, आपको वेस्टर्न नहीं सीखना है। वेस्टर्न वालों के लिए छोड़ो, आप अपनी संस्कृति को सीख जाओ, उसके बाद आपको इंटरेस्ट है तो आप वेस्टर्न भी सीखो। हम ये नहीं बोलते हैं कि बुरी है वो चीज़ें, अच्छी है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी धरोहर को सीखो, अपनी संस्कृति को सीखो, उसके बाद फिर दूसरों चीज़ को सीखो। और हम यही ज्ञान देते रहें अपने बच्चों को, अपने जितने भी आने वाली पीढ़ी हैं उनको, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि संस्कृति में, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे धरोहर को बचाने में। सवाल फिर से युवाओं के लिए ही है, क्योंकि ये पूरा सीरीज युवाओं के लिए चलाया जाता है। बहुत अभी देखा जा रहा है, धमतरी की बात करें, धमतरी में कई ऐसे युवा हैं जो भटक चुके हैं रास्ते से, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। इनको कैसे वापस लाया जा सकता है सही दिशा में, और समाज का या फिर आसपास के व्यक्तियों का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। आपने कहा संगति जी। अगर हम संगति अच्छा रखेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से बातें करेंगे, तो आप अच्छा ही सीखोगे, बुरा तो नहीं सीखोगे ना उनसे। तो संगति बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी ये चीज़ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। आपको फोकस यही करना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब तक ये ध्यान नहीं दोगे कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन भर फ़ोन पे क्यों लगे हुए हैं, वो फ़ोन में क्या चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि देखो, आजकल हर कोई क्या करता है ना, छोटे बच्चे को मनाने के लिए हम छोटा फ़ोन दे देते हैं कि आप फ़ोन रखो, खाना खा लो बेटा। तो बच्चा क्या करता है, फ़ोन देखते देखते बच्चा खाना खा रहा है। तो क्या वो खाना उसके अंगों को प्रॉपरली लग रहा है क्या? पूरा ध्यान तो उसका फ़ोन पे है। अब वो फ़ोन पे क्या चीज़ देख रहा है। तो एक किसी संत ने कहा है कि जब हम खाना बनाते हैं ना पूरे परिवार के लिए, तो हमको मन शुद्ध रखना चाहिए, हमको अच्छा सोचना चाहिए। तो वो खाने की जो वैरायटी होती है, जो खाने में अच्छापन होता है, वो उसमें आता है। तो एक ये चीज़ तो है ही कि हम जब चीज़ों को दे रहे हैं, किसी को परोस रहे हैं, तो अच्छे मन से और सही तरीके से दें। वैसे ही हम जब बच्चों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी जब परवरिश कर रहे हैं, तो उनके परवरिश पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि वो किस तरीके से और क्या क्या कर रहे हैं। और हम जहाँ तक कि हो सके, आप जैनी धर्म में देखे होंगे, जैन लोग अपने बच्चों को धर्म की क्लासेस लगवाते हैं, है ना। तो मैं तो बोलूँगी रियली सैल्यूट है इन लोगों को कि ये चीज़ सारे में होना चाहिए।
कि भाई अपने धर्म का कम से कम बच्चों को ख्याल होना चाहिए, अपने बच्चों को समझ में आना चाहिए कि आपके धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। वो तभी तो दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे। अगर हम उनको चीज़ ही नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें सीख ही जाएंगे। जैसे एक खेत है ना, अगर हमने उसमें कुछ चीज़ें नहीं बोई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे घास ही उगेगा, या तो फिर कुछ चीज़ें और। अगर हमने वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें लगा दी हैं तो ऑब्वियस वहाँ पे वही चीज़ें उगेगी ना। तो बस यही चीज़ है। अब ये भी है कि उगाने के बाद आपने छोड़ दिया तो उसमें जाहिर सी बात है खरपतवार आ ही जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हमको टाइम देना पड़ता है। एज इट इज़ हमको जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं, तो हमको प्रॉपर उन पर ध्यान देना पड़ता है। बच्चों की बात हुई है दीदी, तो एक और सवाल रहेगा कि बच्चे जो है जो डांस सीखना चाह रहे हैं, नृत्य सीखना चाह रहे हैं, या फिर किसी और फील्ड में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो कुछ बच्चों का ना ये सोच बन चुका है, आज देखा जा रहा है अधिकतर, कि वो गुरु के पास नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट्स में मतलब एक तरीका सोचते हैं, छोटा तरीका सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे जल्दी सीख सकता हूँ, या फिर यूट्यूब की तरफ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब गलत है, कई चीज़ें। आप क्या मानती हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए किस हद तक किसी का गाइडेंस, किसी का निर्देशन ज़रूरी होता है? अगर आपको चीज़ें शुद्ध और अच्छी सीखनी है तो एक गुरु प्रॉपर ज़रूरी है, और अगर आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए सीखना है तो यूट्यूब काफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखो अगर यूट्यूब में अपन जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं है कि यूट्यूब सिखाना नहीं मिलता, हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। इवन हम भी कुछ सीखते हैं, हम भी देखते हैं तो हम भी कुछ सीखते हैं, पर हर चीज़ उसमें से सही हो ये तो सही नहीं है। मैंने भी कई चीज़ें देखी है, उसमें कई चीज़ें गलत होती है, तो हम वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो अब हमको बताएगा कौन कि ये गलत है या सही? जब तक आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं रहेगा तब तक कि आपको कोई नहीं बता सकता है कि वो सही है या गलत है। आपके करियर की बात करेंगे दीदी, नृत्य में आपको कितने साल हो चुके हैं इस शैली में, और बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं, तो 2-4 अचीवमेंट ऐसे जो आपके लिए यादगार रहे हो वो बताएंगे दर्शकों को। फर्स्ट चीज़ तो ये कि अचीवमेंट ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही मिल जाता, बिना मेहनत के तो कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। तो हमने भी काफ़ी मेहनत की है। स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो फिर जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो काफ़ी टाइम तक के मतलब 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे ऐसा रियाज़ होता था। अब तो मैंने भी छोड़ दिया है ये रियाज़, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, अभी थोड़ा सा वापस से स्टार्ट की हूँ, बट रियाज़ ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, है ना। और फर्स्ट जो अचीवमेंट था मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जब मैंने किया था, उसके बाद फिर जब मुझे वो अचीव हुआ था तो ठीक है, मैं आगे जाके आगे नहीं बढ़ पाई, पर ठीक है, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बल मिला। मेरे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा कि भाई इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो फिर वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मेरा यही था कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करने लगे, है ना। फिर सेकंड अचीवमेंट तो ये था कि भाई मैंने वो जीता। उसके बाद में फिर 2-3 साल बाद मैंने फिर से ट्राई किया था, तो उसमें मैं फिर से वापस फर्स्ट आई थी। उस टाइम पे मैं फिर से 4-4 घंटे रियाज़ मारना स्टार्ट की थी और मैं प्रॉपरली रियाज़ भी करती थी, बट किसी कारण से वो वाला नेशनल जो था वो कैंसिल हो गया था, मे बी शायद तक के चुनाव वगैरह था उसकी वजह से। एंड शिमला में गए थे हम लोग, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। वहाँ पे एक तो हमारा ग्रुप डांस था, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसमें काफ़ी लोग थे, मेरी खुद की बहन थी देवश्री, एंड ऊषा दीदी, वर्षा, पूजा, सोनल, हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे। तो ये हमारी एक ग्रुप गई हुई थी शिमला के लिए, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट फोक डांस के लिए ग्रुप में वो फर्स्ट लाए थे। फिर उसके बाद फिर दूसरे साल फिर मैंने वापस से तीसरे साल फिर मैंने वापस ट्राई किया। वहाँ पे मैं कथक हुआ था, तो कथक में भी फिर मेरा फर्स्ट आया था वहाँ पे। फिर एक कौन सा था नेशनल जो हमने किया था, हाँ, इसके बाद फिर 4-5 साल, अभी मतलब 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। मुझे चाइना का ऑफ़र मिला था, इंटरनेशनल था वो हमारा, एक ट्रिप था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। हमको एक वीडियो अपना भेजना था उनको बना के, उसमें सिलेक्शन होना था, तो उसमें मेरा एक सिलेक्शन हुआ था। वो काफ़ी अच्छा ट्रिप था हमारा। और वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई थी, मतलब एक्चुअली खाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, और एक आर्टिस्ट को अगर प्रॉपरली खाना ना दिया जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी।
आर्टिस्ट की बात हुई, आर्टिस्ट एक शब्द है, कलाकार एक शब्द है, तो कुछ लोगों का माइंडसेट रहता है कि ये आर्टिस्ट लोग क्या है ये, या फिर नाच गा के क्या ही मिल जाना है। तो ये उनकी भ्रांतियां कैसे तोड़ेंगे, क्या रहेगा संदेश उन लोगों को? क्योंकि कई लोग को आज भी लगता है कि ये, हालांकि बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद वही लोग उनका सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनको ना सपोर्ट देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की जाती है कि आर्टिस्ट है ये तो नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या रहता है? देखिए, ये सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ भी नहीं कहूँगी मैं, ये सिर्फ सोच का फर्क है। आप सभी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। बुरा सोचोगे तो फिर तो बुरा ही है, फिर तो कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा ही होता है, ये हम सभी जानते हैं ना। तो फिर हम किसी के लिए बुरा क्यों सोचें? अब भाई वो आर्टिस्ट है, एक स्टेप टू स्टेप ही चढ़ेगा ना, एकदम तुरंत फट से आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं बन जाएगा। तो स्ट्रगलिंग टाइम है, उस टाइम पे भी वो फेस करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। आप अगर बिजनेस भी करोगे, किसी भी चीज़ का बिजनेस करोगे, जस्ट लाइक दिस, कोई अच्छा बिजनेस, अच्छा पानी का जो बॉटल का जो बिजनेस हुआ था, है ना, तो जब उसने आइडिया दिया कि भाई हम पानी बेचेंगे, तो सभी ने खारिज कर दिया था उस टाइम पे कि भाई एक्वा वाला की ये स्टोरी है ना लगभग, कि भाई पानी बेच के क्या करेंगे, सब जगह तो पानी, कौन लेगा पानी, ये हुआ था ना। बट जब वो स्टेप टू स्टेप वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया तो सब उसको प्रमोट करने लग गए। सेम यही चीज़ होती है। तो आर्टिस्ट को धीरज रखना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, आर्टिस्ट को ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जैसे किसी भी फील्ड पे हो तो साथ साथ आपको एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ अगर आप कुछ भी करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल रहेगा दीदी आपसे, हम लोग थोड़ी देर पहले मतलब रिसर्च करेंगे, 2-3 दिनों से लगे हुए थे रिसर्च में, तो उस बीच हमने देखा कि आप कई बार क्लास अटेंड कर चुकी हैं बिरजू महाराज जी की, पंडित बिरजू महाराज जी जो है उनके साथ, उनसे सीखने का और उनके साथ जो आपने सीखा है उनसे या फिर क्लास ली है, तो उनका थोड़ा सा अनुभव बताएंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है वो कला के क्षेत्र में। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुणी है। जैसा बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट वही होता है जो गुणी हो, सभ्य हो और सभी से बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो वो सच में वैसे ही हैं, मतलब उनसे आप मिलोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इनसे पहली बार मिले हो, वो इतने अच्छे हैं। इवन जब हम पहली बार उनसे मिले थे तो जब हमने मतलब हमको पता चला कि कृष्ण जी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कृष्ण जी को, तो हमने एक ऐसा एक कार्ड लिया था, उसमें एक मयूर की पंख से लगा के सजा के फिर उनसे ऑटोग्राफ लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और वाकई में महाराज जी तुम तो ठीक, लेकिन जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े गुरु हैं, इवन महाराज जी के साथ सरस्वती दीदी रहती हैं वो, और ये एक अच्छे शिष्य है नासिक में विद्या देशपांडे जी, वो इन सभी से सीखने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये सच में बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मतलब हर एक चीज़ जस्ट लाइक दिस, वो हमको बताते थे कि हाथ जैसे ये है ना, तो ये उत्पत्ति का हाथ है, ठीक है, तो आप जब ये हाथ मूव कर रहे हो तो ये लॉ है, इसको लॉ देखे हो, आग जो जलती होती है, दिए की आग जो होती है वो कैसे जलती है, तो उसके प्रॉपरली वैसे सेव करके बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये लॉ बोलते हैं इसको, ये जो ले रहे हैं ये प्रॉपर लॉ है। तो उनका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट और उतना ज़्यादा अच्छा है कि आप जो चीज़ ऐसे ही कहीं से भी सीखोगे ना, मतलब साल भर 2 साल सीखो और उनसे 1 दिन या 2 दिन सीखो, वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो दोनों सेम होता है, क्योंकि उनसे सीखना मतलब बहुत बड़ी बात है। कथक आपने कहा था शुरुआत में कि कथक जो है नृत्य के माध्यम से कथा कहने की शैली है, तो कथक में कथाएं मतलब किस प्रकार की कथाएं होती हैं? देखो, कथक में आप कभी भी कोई भी वीडियो वगैरह किसी अच्छे आर्टिस्ट का निकाल के देखिएगा, इसमें चीरहरण सुना हुआ है ना, वो दिखाते हैं। देखिए वो एक स्टोरी है ना चीरहरण, उसके पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसको, है ना। वैसे ही पंचाक्षर होता है शिव जी का, है ना, तो वो पंचाक्षर को हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और शिव जी की काफ़ी सारी स्टोरीज है, गंगा अवतरण है, कृष्ण जी की काफ़ी सारी स्टोरीज है ना। जैसे माखन खाने वाला एक दृश्य है, और उनका
चीरहरण तो हो गया, एंड गोवर्धन पहाड़ वाला है, उनकी होली के जो चलचित्र हैं वो एक उस तरीके से दिखाते हैं। तो ये एक कथा ही है, कथा को हम प्रस्तुत करते हैं अपने नृत्य के द्वारा। एक कलाकार का या फिर नृत्य कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे कथा बताते हैं, तो क्या मस्तिष्क में रहता है, मतलब उसको पेश करने का तरीका क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो बैठा है सामने, दर्शक जो बैठे हैं, उनको हो सकता है उस शैली के बारे में ना पता हो, तो कैसे आप बता सकते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति जो अनजान है उससे वो देख के समझ जाए कि हाँ इस शैली की, मतलब इस कथा की बात हो रही है? देखिए, जैसे हम खाना परसते हैं ना किसी को, तो हम पहले उसकी स्पेशलिटी बताते हैं कि भाई ये चावल है, इस चावल को हमने आज पुलाव के स्टाइल में बनाया है, ठीक है। देन हमने जो सब्जी बनाई है वो डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो अब उसकी खासियत दिमाग में बैठ गई है ना, ठीक है। अब जब आप उसको खाएंगे ना तो आप उसको रियलाइज करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जस्ट लाइक दिस, वैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को दिखाने से पहले उसके बारे में बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो स्टोरी को एक बार बता देते हैं, फिर हम उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रॉपरली लोगों को ऐसा दृश्य दिखने लग जाता है। तो बस ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करो, उसके बाद फिर उसको दिखाओ। एक पेपर कटिंग पढ़ रहा था मैं शायद आपकी, जिसमें आपने एक नृत्य किया था, उसमें शायद सिर पे कुछ दिए वगैरह रख के ऐसा कुछ एक स्टोरी? नहीं, वो एक्चुअली हमारा नहीं था, वो फोक डांस का ही है वो फॉर्म। हम जब रायपुर में गए हुए थे तो रायपुर में एक हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला मंच का था वो, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी आए हुए थे। छत्तीसगढ़ ही गाना और जो फोक डांस जो है वो सारी चीज़ें थी, वो उसमें इंक्लूड था। वही, मतलब उसी से एक मैं सवाल मेरे मन में आ रहा था कि इतना कठिन जो रहता है, मतलब उसमें मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने सर पे रखा ऊपर से, और एक और फॉर्म होता है, आई थिंक मुझे उतना जानकारी नहीं है नृत्य का, कथक में है या फिर भरतनाट्यम में, लेकिन वो एक परात होता है, उस पर पैर से बैलेंस करके डांस करते हैं, तो वो इतना टफ है, वो कैसे हो जाता है? इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि भाई आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। आपको जो चीज़ नहीं आती वो आपके लिए कठिन हो जाता है, जो चीज़ आती है वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो अगर आपको चीज़ें इजी करनी है तो उस चीज़ को सीखो, आपके लिए वो इजी हो जाएगी। बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं नृत्य में हो, गायन में हो, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में आगे? बच्चों के लिए तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि किसी भी अच्छी जगह पे सीखें जहाँ पे उनको प्रॉपरली सीखने मिलता हो। और मैं ये नहीं बोलूँगी प्रॉपर क्लासिकल ही सीखो, लेकिन हाँ सभी को क्लासिकल सीखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप क्लासिकल सीखते हो तो आपको एक बेस मिल जाता है, उसके बाद आप जो भी सीखो ना आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा वो चीज़। आखिरी के कुछ सवाल रहेंगे दीदी आपसे, 2-4 सवालों के बाद खत्म करेंगे सेशन को। पहला सवाल ये रहेगा, आपने इतने सारे डांस परफॉर्मेंस दिए, कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस जो आपके जहन में बैठा हो, बहुत ही यादगार रहा हो आपके लिए? वैसे तो सभी हैं, बट एक जो जगदलपुर में जो हमने किया था, जिसमें मेरी एक स्टूडेंट है राशि करके, हमारे डांस में कैसा होता है ना, एक तबला के लिए होता है, एक गाने वाले होते हैं और एक पढ़ंत के लिए बैठाते हैं, ठीक है। तो पढ़ंत के लिए ना मैंने उसको कहा था, तो उसको एक डर था कि कहीं स्टेज में मेरा पढ़ंत ना बिगड़ जाए, नहीं तो दीदी का डांस बिगड़ जाएगा। वो रात भर पढ़ंत की प्रैक्टिस करती रही वो लड़की, ये दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम है तो प्रॉपरली दीदी का डांस अच्छा आ जाए। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए इतना सोचते हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और उस दिन तो मुझे सच में बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था कि भाई मैं लकी हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स भी अच्छे मिलते हैं। मॉडर्न टाइम में देखा जाता है दीदी, अगला सवाल रहेगा इसी से कि अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या फिर आसपास का जो एरा है उसमें डांस की जो शैली है वो बिगड़ सी गई है। डांस, मैं ये नहीं कहता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि बहुत सारी वेस्टर्न हो गई, क्लासिकल्स हो गई, बहुत ही अजीब टाइप के डांस हो रहे हैं, उसे डांस का नाम दिया जाता है। ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों इस प्रकार के जो है नए नए शैलियाँ आ रही है, कुछ और भी नई शैलियाँ आ जा रही है जो हमें पता नहीं है, जो लोगों को पता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे देखे हुए हमने स्टेजेस पे या फिर ऑनलाइन पे
ये बच्चे मिसगाइडेड हैं क्या, कि ये अपने हिसाब से ही कुछ भी जनरेट कर ले रहे हैं चीजें? नहीं, देखो क्या होता है, डांस मतलब क्या समझते हैं हम डांस से? खुद को खुश करना, वही डांस फॉर्म है। जी। हम बोलते हैं जब खुद खुश होते हैं तो हम नाचने लग जाते हैं, चाहे हम कैसे भी नाचें, ठीक है, कैसे भी डांस करें, तो बस खुश होना ही डांस है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहे उसको कैसे भी करो, है ना। तो अब हम आते हैं कि फॉर्म के बारे में, कि ये जो नए नए जो फॉर्म आ रहे हैं वो, तो जितने भी फॉर्म हैं, हम कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो वो हमारे लिए नया हो जाता है। दैट्स इट, यही है कि चीज़ें हैं तो बट हमको नहीं पता है, इसलिए वो हमारे लिए नया है। मतलब जैसे एक शब्द होता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, तो हाँ। प्रयोग से भी, मतलब मैं मानता हूँ कि प्रयोग ही है ये जो नए नए डांस फॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है कि पुरानी शैलियों में आप प्रयोग करके उसे कुछ और रूप दे रहे हैं? देखो, पहले तो चीज़ मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो धरोहर है उसको, हमको शास्त्र को, धरोहर को दूषित नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो गलत भी नहीं है, अगर आप उस पर अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो तो वो कोई गलत नहीं है। जैसे कि कथक के साथ में सूफी जोड़ा जा रहा है आजकल, है ना, तो उसको सूफी कथक का नाम दिया जा रहा है, तो वो कोई बुरा नहीं है। सूफी का मतलब क्या होता है? ईश्वर की आराधना करना। तो डांस कथक फॉर्म भी तो वही है ना, आराधना करना ही है। तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है। तो किसी अच्छे चीज़ों को अगर मिक्स करके हम दिखा रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर हम एकदम ऑड चीज़ को अगर मिक्स करके दे रहे हैं तो फिर वो ऑड ही लगता है ना। तो वो है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हमको, वो उसी कारण से नहीं लगती। कुछ फॉर्म हमको जो पसंद नहीं आते वो उसी कारण से पसंद नहीं आते। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आपके विचार में शास्त्रीय नृत्य में सबसे कठिन शैली कौन सी होती है, जिसे, हालांकि सब में सारों की मेहनत होती है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा कठिन कहना चाहिए रियाज की जरूरत पड़ती होगी, कठिन ऐसे नृत्य की शैलियाँ, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा कठिन लगता है आपके विचार में? देखो, इस बारे में मैं कोई विचार नहीं प्रस्तुत कर सकती हूँ, सॉरी, पर क्योंकि मैंने अपना फॉर्म सीखा है कथक, ठीक है, मैंने दूसरा फॉर्म्स तो नहीं सीखा है ना, तो मैं दूसरे फॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कैसे करूँगी? जी, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। जो चीज़ आप सीखे हो, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो, आप उसके बारे में बता सकते हो, बाकी कुछ चीज़ें बारे में नहीं बता सकते हो। क्लासिकल एक फॉर्म है और क्लासिकल में ही फॉर्म्स आते हैं सारे। आपका भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अलग अलग जगह हैं, तो इनकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी अलग है सबकी। तो मैंने तो सिर्फ कथक सीखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ कथक के बारे में ही नॉलेज है। और वो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है, और जब हम उस चीज़ को सीखने लग जाते हैं, जब वो चीज़ हमको आ जाती है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो बच्चे देख रहे हैं, यूथ जो देख रहे हैं अभी, हालांकि क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है, कई बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कभी देखा जाता है कि कुछ टाइम तक की मेहनत करते हैं, उसके बाद वो बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं कि हमसे तो नहीं हो रहा, तो वो कैसे वो मेहनत को जारी रखे, या डिमोरलाइज कैसे ना हो, बचे कैसे उससे? और डिप्रेशन में हर युवा से यही सवाल करता हूँ, युवा गढ़ के कई एपिसोड हम कर चुके हैं कि डिप्रेशन एक नया शब्द है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है और इससे बचना कैसे चाहिए? देखो, डिप्रेशन का मेन जो मुख्य जो कारण है वो फ़ोन है। फ़ोन का जो रेडिएशन होता है ना, वो सही नहीं होता है। और सबके घर में 6 लोग हैं, 6 लोगों के पास में अपना अपना फ़ोन है। पहले क्या होता था ना कि सभी जब खाना खाते थे तो सब एक साथ बात करते थे, सब एक साथ बैठते थे। अब जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो फिर लोनली फील नहीं हो रहा है ना। और जब हम फ़ोन पे लगे हुए हैं, 2 हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड अपना फ़ोन लेके बैठा हुआ है, वाइफ चाह के भी उससे बात नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो फ़ोन में बिजी है ना, तो वो बात कैसे करे? अब यहाँ पे हो गया क्या, वो लोनली फील कर रही है, अब उसके बाद वो फ़ोन चला रही है। फ़ोन चलाते चलाते उसने फ़ोन कहाँ पे रखा है? सर पे। होता है ना, रेडिएशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी। जब भी मैं तो बोलूँगी, सबको सजेशन भी दूँगी कि जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी बड़े हैं, उन सभी को बोलूँगी कि फ़ोन अपने आप से जितना दूर रख सकते हो उतना अच्छा है। आज की डेट में ना फ़ोन को हम नहीं चला रहे हैं, फ़ोन हमको चला रहा है एक्चुअली, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, जो आप बता रहे हैं मुझे डिप्रेशन है ना, तो
अपनी चीज़ों को हम निकालते कहाँ हैं? जब हम छोटे थे ना, जब हम बच्चे थे, तो हम अपना डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि अभी की चीज़ें हैं, वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, बस ये है लोगों को पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हम बाहर खेलते थे, लोगों से बातें ज़्यादा करते थे, मिलते थे सभी से, तो हमको डिप्रेशन कहाँ होगा? हम कैसे भी करके अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर देते थे ना। अभी क्या होता है कि हम फ़ोन में घुसे रहते हैं। चलो हम किसी का अगर चाहते भी हैं कि हम किसी का टाइम लें, तो कैसे ले? वो भी तो फ़ोन पे घुसा है, कैसे लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, हम भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि फिर वो तो होना ही है, तो आदमी डिप्रेशन पे आएगा ही, और डिप्रेशन पे ही चीज़ें अलग अलग उटपटांग सी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये जो कुछ लोगों का कहना है कि आजकल लड़कियां अजीब से कपड़े पहन के रील्स बनाती है या बहुत ज़्यादा रील्स बनाती है, उसको नहीं भी आता तब भी वो रील्स बनाती है। एक्चुअली वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, ये लड़कों के साथ भी है, और लड़के भी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और ये बहुत बड़ा कारण है फ़ोन हमारा, कि हम फ़ोन को ज़्यादा टाइम देते हैं, इसलिए हम खुद फिर अकेले हो जाते हैं, इसके कारण ही डिप्रेशन में आते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी क्लास ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको फीवर भी आता है ना, तो भी वो क्लास आते हैं, बोलते हैं दीदी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को आज, मैं इसलिए क्लास आ गई। तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ, भाई तुमको जब अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम क्लास क्यों आ गए? बोलते इसीलिए तो क्लास आए ताकि अच्छा लगे। तो ये उनका भाई एक इंटरेस्ट है ना, तो उनको अच्छा लगता है तो वो आते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में बच्चों को जरूर एक क्लास एक्स्ट्रा दो। आखिरी सवाल रहेगा दीदी, धमतरी के युवाओं को आगे बढ़ाने में धमतरी का योगदान कैसे हो सकता है? धमतरी के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको मंच देना जरूरी है ना, प्रमोट करना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो। तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड है कि यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो सभी अगर सपोर्ट करें बच्चों के लिए, उनको एक मंच प्रदान करें। बड़ी बड़ी जगह में आप जाओगे ना, बनारस में जाओ, लखनऊ में जाओ, तो वहाँ पे एक महोत्सव होता है, लखनऊ महोत्सव, बनारस महोत्सव। तो मैं चाहती हूँ ना कि यहाँ पे धमतरी में भी ना हमारे पास रुद्री है, रुद्रेश्वर महादेव के नाम से हम कर सकते हैं, जी है ना, रुद्रेश्वर महादेव महोत्सव ऐसा करके। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से भी अगर कोई महोत्सव यहाँ पे स्टार्ट हो तो एटलीस्ट नहीं तो फिर एक मंच तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। जैसे बाहर की बात ना करें, खैरागढ़ की बात है तो चक्रधर महोत्सव करके, हाँ, उस टाइप में चक्रधर महोत्सव जो आपका होता है वो रायगढ़ में होता है। तो उस तरीके से रायगढ़ में देखो चक्रधर महोत्सव होता है ना, तो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ के खुद के रायगढ़ से भी बहुत काफी अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं, है ना। तो वो इसीलिए निकलते हैं ना क्योंकि उनको एक मंच दिया जाता है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि यहाँ पे भी कोई अच्छा मंच मिले बच्चों को, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। मैं प्रतीक पटनायक धमतरिया के बोर्ड के खास सीरीज युवागढ़ में एक खास मेहमान के साथ आज मौजूद था। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ।